नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार जाने वाले थे। बेतिया की रैली से लोकसभा चुनाव कैंपेन शुरू होना था, लेकिन तीसरी बार उनकी रैली टल गई। सवाल है, प्रधानमंत्री की रैली बार बार टल क्यों रही है? आज सिग्नेचर स्टोरी में वजह तलाशेंगे। इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग फार्मूले की आज यूपी में हवा निकल गई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी। पहली लिस्ट जारी होने के बाद यह सवाल लाजमी हो गया है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस होगा भी या नहीं। क्या ममता नीतीश की तरह ही अखिलेश भी कांग्रेस को अकेला छोड़ देंगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पर चर्चा होगी। वैसे चर्चा तो आज दिन भर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी रही। 2 दिन से गायब थे, आज अचानक रांची में दिखे। मगर कैसे? प्लेन खड़ा रहा, बीएमडब्ल्यू दिल्ली में छूट गई, तो रांची पहुंचे कैसे? इस बीच ईडी के रडार पर और कौन कौन नेता आया है, कॉलिंग कार्ड में इसकी पड़ताल करेंगे। वैसे पड़ताल तो आज चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की भी बनती है। चुनाव हुए, नतीजे आए। इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा वोट होने के बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट मेयर बन गया। प्रिजाइडिंग अफसर ने 8 वोट खारिज कर दिए। बवाल इसी पर है। आज फैक्ट फाइंडिंग में महाभारत मेयर चुनाव की। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। 1948 में आज के ही दिन बापू की हत्या कर दी गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर जाकर बापू को नमन किया, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए। फूल तो राहुल गांधी ने भी चढ़ाए, लेकिन वो बिहार में थे। आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए थे, लेकिन उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ। आज इसी चंपारण का एक बार फिर जिक्र होने लगा है, मगर वजह थोड़ी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनावी रैली करने वाले थे। बेतिया में 4 फरवरी को उनकी पब्लिक मीटिंग तय थी, लेकिन ऐन मौके पर एक बार फिर मीटिंग आगे बढ़ा दी गई और बिहार में उनका चुनावी कैंपेन फिर टल गया। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों प्रधानमंत्री की रैली बार बार टाली जा रही है? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूं। बिहार के बेतिया का हवाई अड्डा ग्राउंड, तंबू लगने शुरू हो चुके हैं। तैयारियां जोरों पर है। बड़ी बड़ी मशीन मैदान को समतल कर रही है। कोई कसर ना रह जाए। बड़ा सा पंडाल और भव्य स्टेज, सब कुछ बन रहा है। होर्डिंग कैसे और कहां लटकाए जाएंगे, जगह तय हो गई। लकड़ी के खांचे भी बन गए। बांस बल्लियां भी ट्रकों में भरकर पहुंच चुकी। सबको 4 फरवरी का इंतजार था, क्योंकि चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, उनकी रैली होने वाली थी। सुनिए। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को 1 बजे दिन में इस बेतिया के हवाई अड्डे के ग्राउंड पे आ रहे हैं और यह चंपारण वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम उनके स्वागत के लिए बहुत आतुर भी हैं। मेरी जानकारी से 19,000 करोड़ की बिहार के विभिन्न योजनाओं को अप्रूवल मिल चुका है और मुझे लगता है कि यह राशि और बढ़ेगी। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का ये बयान 23 जनवरी का है, लेकिन इसके बाद से तो बिहार की सियासत में काफी पानी बह गया। बयान उस वक्त दिया था जब बिहार में बीजेपी विपक्षी पार्टी थी और नीतीश महागठबंधन के मुख्यमंत्री। लेकिन समीकरण बदले, नीतीश बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन गए और आरजेडी विपक्ष में आ गई। नीतीश को 9वीं बार सीएम बने 2 दिन भी हो गए। लगा था इस बार प्रधानमंत्री की रैली जब होगी तो नए गठबंधन पर बेतिया की रैली वाले मंच से पक्की मोहर लग जाएगी। मोदी के दौरे पर उत्तर बिहार को 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, लेकिन तभी नया अपडेट आ गया। मोदी की रैली अचानक टाल दी गई। ये बताने भी खुद संजय जायसवाल ही सामने आए।
प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख का, उसको 2-3 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। कार्यक्रम के जैसे भी फाइनल डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, पर वहाँ सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। सबको पता है कि प्रधानमंत्री के पास सैकड़ों काम होते हैं, उनका एक एक मिनट कीमती है। एक दिन में कई दौरे लगते हैं और बिहार की जनता ये जानती है कि रैली तो देर सवेर हो ही जाएगी, मगर वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये टाली क्यों गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 13 जनवरी को बेतिया आने वाले थे, लेकिन व्यस्तता की वजह से ऐसा हो न सका। 27 जनवरी को बेतिया के सगौली में पब्लिक मीटिंग तय की गई थी, मगर तब बिहार की सियासत में उलटफेर के संकेत थे, इसलिए समय फिर बदला गया। कहा गया मोदी अब 4 फरवरी को बेतिया जाएंगे। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, सीएम पद की शपथ ली। रैली की तैयारियों के बीच तीसरी बार रैली स्थगित कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में पीएम बिहार आ सकते हैं। बस इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर पकड़ लिया है और मोदी के फिलहाल बिहार नहीं आने पर अपना ही विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। ये भी हो सकता है कि उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जो उन्होंने फिर से एनडीए के साथ हाथ मिलाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले मंच साझा कर लें और फिर नीतीश कुमार पलटी मार के चले जाएं। तो इसी कारण से जो है अब जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ मिल करके हमारे जिले में हमने ग्रास रूट में इतने सारे प्रोग्राम कर दिए कि अब उनको शक्ल दिखाने में डर लग रहा है कि अब हम जा करके क्या बोलेंगे। क्या यही बात है या वजह फिर कुछ और है? वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार अलायंस में बीजेपी और नीतीश के बीच वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बीजेपी का पलड़ा भारी है। दिल्ली से ये संदेश दिया गया है कि भले ही सीएम नीतीश रहे, लेकिन बीजेपी की बात डंके की चोट पर सुनी जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी इन बातों को भी समझ रही है कि इस बार आरजेडी पीछे नहीं हटी, आखिर तक सपोर्ट दिया, निकले तो नीतीश ही। बीजेपी जान रही है कि जनता के बीच मैसेज ये गया है कि तेजस्वी तो काम कर रहे थे, सरकारी नौकरियां दिलवा रहे थे। बातें इस तरह की भी हैं कि इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ जनता की सहानुभूति है। जनता को लगता है नीतीश ने गलत किया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद तेजस्वी मुखर होकर नीतीश का विरोध नहीं कर रहे, आदरणीय कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी सम्मान के दायरे में। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। सम्मान तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कल बिहार में थे, नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। आज जब रैली की तो नीतीश पर चुटकुले सुनाकर निकल लिए। यानी कांग्रेस भी धारदार हमले करने के मूड में नहीं है। के चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए,
आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। सियासत में जिसे मौका मिले वो दूसरे पर हमला करने से कतई नहीं चूकता। कांग्रेस आरजेडी भी यही कर रही है और उनका तो करना बनता भी है, क्योंकि अच्छी खासी चलती हुई सरकार गिर गई, लेकिन बात शब्दों के चयन की है, संयम और संतुलन की है। नीतीश पर हमला करने के दौरान एक नेता के तौर पर उनका सम्मान करने की भी है। हो सकता है यही बात बीजेपी को परेशान कर रही हो कि क्या वाकई में नीतीश ने पाला बदल लिया या फिर कोई और खेल बाकी है। अंदर खाने रणनीति तो यूपी में अखिलेश यादव भी बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई। कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी, लोकदल को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं, कुछ तय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सीटें फाइनल कर ली। आज समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी। मैनपुरी से डिंपल यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फैजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदाऊं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा सीट से आनंद भदौरिया, उन्नाव सीट से अनूप टंडन पर दांव खेला गया है। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल बांदा से शिवशंकर सिंह उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस यूपी में 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी बीच आज अखिलेश यादव ने एक तरफा ऐलान करके गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते भी जुदा होने की कगार पर पहुंच गए हैं? आप बोल रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। 500 का सिलसिला चालू जारी है, उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर। बिहार में नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को दोनों ही झटका दे चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस से तालमेल कोई बैठ नहीं रहा है। मायावती पहले ही गठबंधन से दूर हैं। ऐसे में यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव से ही उम्मीद बची थी, लेकिन लगता है अखिलेश यादव भी अपनी डफली अपना राग वाले ट्रैक पर निकल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने का वादा किया है। यहां भी मामला लटक रहा है। कांग्रेस की हालत देखकर हमें क्या लगता है, कहीं जयंत चौधरी भी अपनी डिमांड बढ़ाने के मूड में तो नहीं है? अलायंस वाली सीटों का नया शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको वो हर अपडेट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ईडी के रडार पर आए नेताओं का संकट ना खत्म होने का नाम ले रहा है, ना टलने का नाम ले रहा है। ईडी के एक्शन से सबसे ज्यादा खलबली झारखंड में है इस वक्त। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची लौटने के बाद आज क्या कुछ किया? सरकार बचेगी उनकी या गिरेगी, या सीएम का फेस बदला जाएगा? झारखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच ताजा अपडेट्स जो भी हैं हम आपको बता देते हैं। पहले सीएम हेमंत सोरेन से कल ईडी दोपहर 1 बजे सीएम ऑफिस में पूछताछ करेगी, ये पहला अपडेट है। कल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त सोरेन के घर पर विधायकों की मीटिंग जारी है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि कल ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। दरअसल आज ये खबर भी आई थी कि अगर सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। इस बीच झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नया दावा आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परिवार के यानी सोरेन परिवार के ही लोग कल्पना को सीएम नहीं देखना चाहते। सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने विरोध किया है इस बात का। सीता कौन है? सीता हेमंत के बड़े भाई की पत्नी है, जबकि बसंत हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, यानी भाभी और भाई ने ही ऐतराज कर दिया, ये आरोप है। हालांकि सवाल सोरेन की गुमशुदगी का भी है। अब आप कहेंगे गुमशुदगी कहां से आ गई बीच में? बीजेपी दिन भर यही पूछती रही कि सोरेन है कहां। जवाब सोरेन ने खुद रांची पहुंच कर दिया।
क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? हो गई। नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में। मंत्री दिल्ली से चुपके से भागा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा? जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्तिगत काम से कहीं जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सब कुछ बता के जाए। हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। वो व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं गए हैं तो इस पर नज़र रखना किसका काम था? उनके सुरक्षा कर्मियों पर था, सरकारी एजेंसियों का था, केंद्र सरकार का था। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। ईडी को सरकार समय दर समय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में यूज करती है। हर बार ईडी की कार्रवाई वही की होगी जहां पर विपक्षी नेता है या जहां पर विपक्ष की सरकार है। आप इस देश के विपक्ष का हिस्सा हैं, और अगर आप इस देश में तानाशाह के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई करते हैं तो आज ईडी की कार्रवाई को एक साहसी व्यक्ति के रूप में जो आपको तगमा दिया जाए उस तरह से पहनना चाहिए। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो बनता है, सूबे के सीएम आखिर 2 दिनों तक कहां गायब रहे? ना लोकेशन का सीएमओ को पता था, ना सिक्योरिटी एजेंसियों को सोरेन की कोई खोज खबर थी। बस पता था तो इतना कि हेमंत सोमवार को रांची से दिल्ली पहुंचे थे। उनके शांति निकेतन आवास पर अचानक ईडी की रेड पड़ गई। रेड के ठीक पहले हेमंत सोरेन अपनी लग्जरियस गाड़ी और चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में ही छोड़कर कहीं लापता हो गए, और आज अचानक झारखंड पहुंचकर सबको सरप्राइज दे दिया। इसी के साथ सोरेन का दिल्ली से रांची पहुंचने का सफर भी बहुत बड़ी पहेली बन गया। करीब 40 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में अचानक प्रकट हो गए। लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक यह राज बरकरार है कि हेमंत सोरेन कहां थे। दिल्ली जाकर झारखंड के सीएम करीब 40 घंटों तक कहां गुम हो गए? 28 जनवरी की रात से लेकर 30 जनवरी की सुबह तक ना तो दिल्ली में किसी को मालूम था, ना रांची में किसी को पता था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गंभीर सवाल पर निजता का पर्दा डाल दिया है। तो हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। जेएमएम एक तरफ खुद कह रही है कि सीएम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस राज्य की पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। दूसरी तरफ हेमंत की गुमशुदगी के सवाल पर निजी कामकाज और प्राइवेसी का टका सा जवाब दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री की गुमशुदगी के मुद्दे पर जवाबदेही खुद हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की है, जिसे इस गंभीर मामले से जुड़े बड़े सवालों का जवाब देना होगा। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने अपना प्रोटोकॉल क्यों छोड़ा? दिल्ली में हेमंत सोरेन को छोड़कर डिप्टी एसपी वापस रांची क्यों लौटे? दिल्ली में हेमंत की बीएमडब्ल्यू गाड़ी में 36 लाख रुपए कहां से आए? एयरपोर्ट पर चार्टर विमान और घर पर कार क्यों छोड़ दी? रात में बाइक पर सवार होकर हेमंत सोरेन कहां निकले थे और खुद की जान जोखिम में डालकर सड़क से लंबा सफर आखिर क्यों किया? रांची में पहले ही लापता मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाने वाली बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही है कि 40 घंटे तक हेमंत सोरेन कहां थे? क्या वो किसी मुसीबत में थे या ईडी के डर से सीएम खुद अंडरग्राउंड हो गए थे? अब लापता थे तो कहां भाग गए थे बताना चाहिए ना।
अरे जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस से डरता हो, सीबीआई से डरता हो, ईडी से डरता हो, अफसर से डरता हो, तो अफसरों से काम वो कैसे करा सकते हैं? 27 जनवरी को हेमंत सोरेन रांची से निकले। उनका चार्टर्ड प्लेन उसी शाम दिल्ली पहुंचा। BMW कार से हेमंत दिल्ली आवास पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक हेमंत ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 28 जनवरी को हेमंत ने कानूनी सलाह ली। अभिषेक मनु सिंघवी से हेमंत की मुलाकात भी हुई। हेमंत सोरेन वापस अपने दिल्ली आवास आ गए। 28 की शाम को हेमंत ने प्रोटोकॉल छोड़ दिया। उनके साथ मौजूद डीएसपी रांची रवाना हो गए। 28 की रात हेमंत दिल्ली आवास से बाइक पर निकले। कार, चार्टर्ड प्लेन दोनों दिल्ली में ही छोड़ दिया। 29 जनवरी की सुबह ईडी की टीम घर पहुंची। इंतजार के बाद घर और कार की तलाशी हुई। BMW कार से ईडी ने 36 लाख कैश बरामद किया। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि हेमंत सोरेन ने सड़क के रास्ते ही दिल्ली से झारखंड तक का सफर तय किया और हेमंत के रांची लौटने के बाद जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। ये कहाँ जाते थे? कभी किसी को बुलाया इन्होंने? वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले तेजस्वी को ईडी ने 2 बार नोटिस जारी करके बुलाया भी था, लेकिन वो नहीं गए। कल ही ईडी ने लालू प्रसाद यादव से भी इसी केस में कड़ी पूछताछ की थी। 11 घंटे की पूछताछ में 70 सवाल पूछे गए। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वकीलों की सलाह मशवरा और तमाम कंसल्टेशन के बाद लालू एंड फैमिली एक बार फिर उन पर ईडी का एक्शन हुआ तो राजनीति जाहिर सी बात है गरमानी ही थी। लालू जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था राष्ट्रीय जनता दल। जिस तरह से वो बीमार है, उनकी उम्र हो गई है और उनको 10 घंटे बिठा के रखना ये सही नहीं था। खेल केंद्र ने बिहार में किया, कहीं इसी तरह का खेल झारखंड में भी ना कर रही है। तो देखिए, सरकारी आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि हम लैंड फॉर जॉब दिए हैं, जॉब फॉर लैंड का कारोबार किया है। ये सरकारी कार्यक्रम है, वो अपना करते हैं। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। क्या उनके पदाधिकारी ने जिस तरह से वोट्स को टेम्पर किया, फोर्जरी की, क्या वो इसको सही मानते हैं? मुझे लगता है लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी ने ही लालू प्रसाद जी को इस हाल में पहुंचाया। लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है राहुल गांधी। ईडी ने ही पूरा जांच किया और बताया कि लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है। ईडी कहाँ जाती है? जहाँ कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। तो मैं लालू जी के परिवार को और उनको बताना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए, जब चारा घोटाला हुआ था उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आते ही ईडी एक्टिव क्यों हो जाती है। आज महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के विधायक रवींद्र वायकर से भी ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। मामला होटल कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी का है। खिचड़ी घोटाले में मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव की ही पार्टी की नेता किशोरी पेडनेकर से भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल पूछे गए। 24 जनवरी को शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार से पूछताछ हुई। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 4 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
आपको याद होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भी ईडी इसी तरह एक्टिव थी। तब भी नेता यही कह रहे थे कि बदले के नाम पर हमें कार्रवाई के लिए तंग किया जा रहा है, कार्रवाई हम पर थोपी जा रही है, चुनाव में प्रचार हम ना कर सकें इसीलिए अफसरों को पीछे लगाया जाता है। केजरीवाल तो बार बार ये कहते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने बीजेपी से डील कर ली होती तो फिर सारे केस खत्म हो जाते। ममता भी बीजेपी पर वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हुए कभी एक बार तक नहीं सोचती, लेकिन बीजेपी का कहना है अगर गड़बड़ है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ये सारी बातें चुनाव का मुद्दा बनेंगी, नेता जनता के बीच जाएंगे, ईडी की रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे। जनता क्या कहती है, किस पर भरोसा जताती है, ये भी पता चल जाएगा। आज बात तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की भी जरूर करनी बनती है। जबरदस्त महाभारत हुई वहां पर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यकीन था कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनको यह दावा किया जा रहा था कि 36 में से 20 लोग तो हमारे पास हैं। लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने 8 वोट खारिज कर दिए और यहीं हो गया खेला। बीजेपी का प्रत्याशी मेयर बन गया। अब इंडिया अलायंस के नेता गड़बड़ी के इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल है इस छोटे चुनाव पर तनाव के बीच मैसेज क्या गया। लोकतंत्र की हत्या हुई है यार। ये हर बार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा। चंडीगढ़ मेयर के लिए वोटिंग हुई। प्रिजाइडिंग अफसर कुर्सी पर बैठे, कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। टेबल पर हरे कलर के पन्ने की बैलेट पर्चियां रखी गई। इन पर धड़ाधड़ पेन चल रहा था, यानी वोटों की स्क्रूटनी। एक एक करके कलम चलती गई और वोट दूसरी तरफ रखे जाते रहे। श्री मनोज कुमार वोटेड अब दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। प्रिजाइडिंग अफसर यानी पीठासीन अधिकारी ने काउंटिंग प्रोसेस शुरू किया। कहा कुल 36 वोट डाले गए, इनमें 8 रद्द कर दिए, जबकि बाकी बचे 28 में से बीजेपी के मेयर कैंडिडेट मनोज कुमार को 16 और इंडिया अलायंस यानी आप और कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी के पार्षद आए, प्रिजाइडिंग अफसर को चेयर से हटाया और मनोज कुमार को कुर्सी पर बिठा दिया। नारेबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस के काउंसलर्स एक दूसरे से उलझ गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट फूट फूट कर रोने लगे। एक हारा एक जीता। आप सोच सकते हैं ऐसा तो हर चुनाव में होता है। मेयर का चुनाव भी रूल बुक से हुआ होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इक्वेशन पहले से तय थी और इंडिया अलायंस जीत के लिए कॉन्फिडेंट। उन्हें लगता था 36 में से 20 उनके पास है, जबकि बीजेपी के पास 14 है, तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए सीधे सीधे चुनाव में गड़बड़ी का और पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। कह दिया कि जानबूझकर हमारे 8 वोट रद्द कर दिए ताकि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया जा सके। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये सर हार नहीं है, हमारी जीत है।
हम वैसे भी जीत रहे हैं। हमारी 12 और 8 20 वोटें हो रही हैं, उनके पास 16 वोटें हैं। हमारी 8 वोट इनवैलिड करार की गई है सर। वो आप देखिए ना, हम वीडियोग्राफी करवाई हुई है हाई कोर्ट में दिखाएंगे वो चीज़ अगर पार्टी हाईकमांड कहेगी। 20 की 20 वोट हमारी थी, इस इंडी गठबंधन को ही पड़नी थी। आज जो भी हुआ है वो हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे माइक्स बंद कर दिए गए थे, हम आवाज उठाते रह गए। हमारे काउंटिंग एजेंट को इन्होंने हमारी काउंटिंग एजेंट की एक भी बात नहीं सुनी। इलेक्शन एजेंट हमारे आ जाते हैं, उनके सामने आप साइन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, क्या एतराज है? पर छुपा के क्या किया जा रहा है? छुपा के धोखा किया जा रहा है। 8 वोटों को कैंसिल किस बिहाफ पे करा है? कोई रीजन ही नहीं बताया जी। हमारा काउंटिंग एजेंट वहाँ होगा तो हमें पता लगेगा ना जी। ये सरेआम लाइव वीडियोग्राफी चल रही थी और उसमें लगातार वो टिक मार्क करते जा रहे हैं और 8 वोट हमारी इनवैलिड कर दी। मैं भी फर्स्ट टाइम मेयर कैंडिडेट रही थी, तब भी उनका यही हाल था। 3 साल से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जी ऐसे अगर 1-0 करना चाहती है बीजेपी, शायद पूरे देश के अंदर 1-0 कर लेगी। सरेआम गुंडागर्दी है। ऑफिसर थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो जब साइन कर रहे हैं बैलेट पेपर पे, साथ में कांटा मार रहे हैं। 2 साल से जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हारती आई है, वो धक्केशाही का ही आरोप लगाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। आज सबसे बड़ा इंडी गठबंधन को झटका लगा चंडीगढ़ में, और आने वाले समय में ये गठबंधन का कहीं पे भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये इंडिया अलायंस नहीं बल्कि ये ठग बंधन अलायंस था। इसके अंदर जो ठग थे उन्होंने एक दूसरे को धोखा दे दिया। सवाल है आखिर वोटिंग की काउंटिंग के दौरान हुआ क्या? 8 वोट को किस आधार पर रिजेक्ट किया गया? सीक्रेट बैलेट वोट में काटापीटी की गई? क्या ओवरलैपिंग थी? इंक ज्यादा फैल गई या फिर स्टैंप पर इंप्रेशन गलत हो गया? पीठासीन अधिकारी ने कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को बताने का मौका मिला। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को समझ नहीं आया। जैसे ही नतीजे आए, प्रिजाइडिंग अफसर ने कैंसिल वोट अपनी जेब में रखना शुरू कर दिए। कैमरे में ये तस्वीरें भी साफ साफ दिखाई दी। इसीलिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखे रिएक्शन दिए, बीजेपी पर गिन गिन कर आरोप लगाए। सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे। जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम भाजपा से लड़कर इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो इस देश का ये आखिरी चुनाव होगा। फिर भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाएगा। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब जो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे। जिनको उन्होंने बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, मैं ये नहीं कहता कि वो चुने गए शब्द गलत होगा। उनको जो जबरदस्ती वहां बिठा दिया गया, इम्पोस्टर। अब इस मामले में आगे क्या होगा? आगे कोर्ट कचहरी होगी, रिजल्ट देखे जाएंगे, इसमें काफी वक्त निकल जाएगा। लेकिन सवाल है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों से मैसेज क्या गया? हमें लगता है आज की तस्वीरों से 2-3 बड़ी बातें निकली हैं। पहला तो ये कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आप मिलकर लड़े, इसके बावजूद बीजेपी सीट निकाल कर ले गई, भले ही मामला वोट खारिज होने का ही क्यों ना हो। जबकि दूसरा मैसेज ये गया कि बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी कितना सीरियसली लड़ती है और लोकसभा चुनाव से पहले ये मैसेज तो कतई नहीं देना चाहती कि इंडिया अलायंस बीजेपी पर हावी हो गया है। यानी जनता के बीच जाने से पहले परसेप्शन की लड़ाई में आगे दिखना चाहती है। फिर चाहे इंडिया अलायंस भले ही शिकायत करता रहे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, अफसर ने गड़बड़ी की है। हमें लगता है आखिरकार रिजल्ट मैटर करता है और नतीजा यही है कि आज संख्याबल होने के बावजूद, अलायंस होने के बावजूद इंडिया अलायंस हार गया। बीजेपी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीत गई। जीत और हार के खेल के बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अफसरों और नेताओं के लिए नई आफत खड़ी हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला और शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 2 केस दर्ज करवाए हैं। आरोपियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है इन दोनों मामलों में। इसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेता तो हैं ही हैं, कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए 2 घोटालों और उनकी जांच में लगी 2 एजेंसियों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस एक बार फिर भिड़ गए, क्योंकि मामले की जांच कर रही ईडी ने अब एंटी करप्शन ब्यूरो में दोनों मामलों की एफआईआर दर्ज करवा दी। शराब घोटाले से जुड़ी एफआईआर में 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि कोयला घोटाले के मामले में 70 नामजद आरोपी हैं। शराब घोटाले में भूपेश सरकार में रहे कई पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस अधिकारियों समेत कई नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयले में अवैध लेवी की वसूली की गई और वो घोटाला हजारों करोड़ तक पहुंच गया। उसी घोटाले के मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कई मंत्री, विधायक और कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के हाथ कोयले के रंग से काले हो चुके हैं। तो इसी कोयले की कालिख के कारण कई अधिकारी फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं और अब एंटी करप्शन ब्यूरो में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद कई अधिकारी और नेताओं की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। कोयला घोटाले में दर्ज एफआईआर में भूपेश सरकार में उप सचिव रही सौम्या चरसिया, आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी पहले ही जेल जा चुके हैं। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एसीबी की एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम हैं, उनमें भूपेश सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व विधायक और अफसर ही नहीं, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के नाम भी हैं, जिनके बचाव के लिए अब खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला है, जो ईडी के बाद एसीबी की जांच को विपक्ष के खिलाफ साजिश बोल रहे हैं। अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार पर घोटालों के दाग लगे थे, आरोप लगे थे। मंत्री, नेता, अफसर, कारोबारी सबकी गर्दन फंसी हुई है, इसीलिए जांच तो बनती है और वो भी ईमानदारी और तेज रफ्तार से होनी चाहिए, ताकि सच सामने आए कि घोटाला हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम में गड़बड़ क्या है कि ऐसे तमाम मामलों में राजनीति ज्यादा होती है और जांच कम। पब्लिक इंटरेस्ट में अब मुंबईकरों का चेहरा खिलाने वाली खबर है। मुंबई के लोगों को जान से राहत मिलने वाली है। दरअसल मुंबई के पश्चिम छोर पर बने कोस्टल रोड का 85% काम पूरा हो गया है। दावा है इस कोस्टल रोड की वजह से लोगों का 75% समय बच जाएगा, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत भी 34% कम हो जाएगी। कोस्टल रोड पर मनोरंजन से लेकर पार्किंग तक हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुंबई में समंदर के बीच सुहाना सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। जल्द ही मुंबई वासियों को चर्च गेट टू वर्ली कोस्टल रोड की सौगात मिलने जा रही है। समंदर को पाट कर बनाई गई कोस्टल रोड खासियतों से भरपूर है। इसमें सुरंग भी है और पुल भी। मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक इस समुद्र सेतु की लंबाई करीब 11 किलोमीटर है। 9 फरवरी को पीएम मोदी कोस्टल रोड के 9 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन कर सकते हैं। चर्च गेट टू वर्ली इस कोस्टल रोड की लागत 13,898 करोड़ रुपए है। 9,383 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। कोस्टल रोड का काम 2 फेज में हो रहा है। कुल लंबाई 29 किलोमीटर से ज्यादा है। कोस्टल रोड 4 लेन अप और 4 लेन डाउन है। 3 लेन टनल के अंदर भी होंगी। 1 लेन बीआरटीएस और एम्बुलेंस के लिए भी रखी गई है। 16 अंडरपास भी बनाए गए हैं ताकि पैदल चलने वाले लोग रास्ते को आसानी से पार कर सकें। कोस्टल रोड के जरिए तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 से 10 मिनट में तय हो सकेगी। फिलहाल ये दूरी तय करने में 35 से 40 मिनट लगते हैं। ये देश का पहला ऐसा टनल है जो समुद्र के अंदर से होकर गुजरता है। यहाँ हम लोग ने सब टेक्नोलॉजी, कोरियन टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। यहाँ हमारे डिजाइन वगैरह सब फॉरेनर है। इवन पीएमसी भी है, वो भी फॉरेन से ये गया है। और यहाँ जो भराव डालने के लिए और मच्छी मारने का बहुत ये किया, तो कम से कम 1-1.5 साल काम तो ऑलमोस्ट बंद ही था।
वो सब स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे और अभी हम लोग प्रोमिनेंट भी अच्छा बना रहे, ब्यूटीफाई सैंपल एक बना के रखा है, देखते हैं अभी ऐसे कैसे हो। चर्च गेट टू वर्ली वाला कोस्टल रोड 85% बनकर तैयार हो चुका है। मतलब लोगों को ट्रैफिक की चिक चिक से राहत मिलने वाली है। 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया था। इस वक्त मैं मुंबई कोस्टल रोड पर मौजूद हूं। पहले फेज के अंतिम छोर पर आप मुझे देख रहे हैं और देखिए कि किस तेजी से यहां पे काम चल रहा है। बांद्रा वर्ली सीलिंग से मुंबई कोस्टल रोड को जोड़ने का काम चल रहा है और ये पूरे काम की जिम्मेदारी बीएमसी को दी गई है। देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े मशीनों के जरिए लगातार जो है वो तेजी से काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने तक इसे आम लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। इसके बाद का जो काम है वो सेकेंड फेज का काम है और सेकेंड फेज की काम की जिम्मेदारी जो है वो MSRDC को दी गई है। कोस्टल रोड पर 4 पार्किंग एरिया भी बनाए गए हैं, जिसमें करीब 1800 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। रोड पर 11 मीटर पैच भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसे एक्सटेंड किया जा सके। योग गुरु बाबा रामदेव न्यूयॉर्क के तुसाद म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बाबा के मोम वाले पुतले का आज दिल्ली में अनावरण किया गया। फरवरी में रामदेव की वैक्स प्रतिमा मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा दी जाएगी। स्वामी रामदेव आज अनावरण के मौके पर खुद भी मौजूद रहे। बाबा ने अपने पुतले को रोली चंदन का तिलक लगाया। पुतले को करीब 200 शिल्पकारों ने मिलकर 6 महीने में तैयार किया है। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव ऐसे पहले योग गुरु हैं जिनकी एंट्री तुसाद म्यूजियम में होने जा रही है। 1835 में बने न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में 10 से ज्यादा भारतीयों का पुतला अब तक लग चुका है। इसमें प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सलमान खान और कटरीना कैफ जैसे लोग शामिल हैं। चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का टाइम है। ये देखिए, चेतन लिखते हैं, कुछ भी इन लोगों को मंत्री कौन बना देता है जिन्हें ना कानून पता है ना संविधान पता है। गजब है ये कठपुतलियां मंत्री। ये जो टीचर्स पर कमेंट किया है चेतन जी, उससे नाराज हुए हैं। संजीव सक्सेना क्या लिखते हैं, सबसे ज्यादा नौकरी पेशा से जीवन यापन करने वाला हिंदू समाज है। रोजगार पर ध्यान दीजिए, हिंदू भर भर कर अपने आप वोट दे देगा। मसला रोजगार का है, नौकरियां दीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब आपसे कल रात को मुलाकात होगी। मैं जा रहा हूं, लेकिन अखिलेश आनंद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि।